कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, अध्याय 1 जो है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस पाठ का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखो इसका जो भाग 1 था, इसमें ये सारी चीजें पढ़ ली थी। जो कृषि पद्धतियां थी उसमें अपन ने मिट्टी तैयार करना, कृषि औजार तक, ठीक है, और ये पारंपरागत औजार, ठीक है, बीज बोने के तरीके, सीडड्रिल, यहां तक अपन ने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब हमारा जो ये वीडियो रहेगा, ये यहाँ से शुरुआत रहेगी अपनी इसकी कि खाद एवं उर्वरक मिलाना। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे ना तो भाग 1 पर इसके पहुंच जाओगे, पिछले वाला हिस्सा। ठीक है, मैंने पूरे कॉपी में नोट्स दिए हैं बच्चों, है ना, ये कॉपी में नोट्स मैंने सारी चीजें बताई है। अब खाद और उर्वरक मिलाना यहाँ से अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, खाद एवं उर्वरक मिलाने से पहले आप खाद क्या है वास्तव में, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो खाद क्या है, खाद और उर्वरक में महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, क्या होता है उर्वरक, क्या होता है खाद। खाद को समझो पहले तो। देखिए, वे सभी पदार्थ, वे सारे के सारे पदार्थ जो वनस्पति और पशुओं के मल मूत्र से प्राप्त होते हैं। समझो, ध्यान से समझो। वनस्पति मतलब होते पेड़ पौधे। ठीक है, मान के चलो कोई पेड़ पौधा अपना सोयाबीन था, सोयाबीन का अपन ने निकाल लिया, निकालने के बाद में अपन उसके रहा भूसा, जिसे बोलते अपन बगदा, है ना, उसे भूसा भी कहते हैं। तो जो भूसा है उसको अपन घर पे लेकर आ गए, अपने पशुओं को खिलाया अपन ने, तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसको अपन कहाँ डाल देते हैं, अपने घूड़े के अंदर डाल देते हैं। डालते नहीं डालते कचरे के ढेर पर, मतलब जब उसमें अपन गोबर डालते हैं। तो ये पशुओं के मल मूत्र, मल मूत्र मतलब है उसका टॉयलेट, और सॉरी, मल मतलब होगा उसका गोबर, और मूत्र मतलब टॉयलेट। ठीक है, तो मल मूत्र समझ में आ गया। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे की जो अपनी बगदगदा हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो वनस्पति और पशुओं के मल मूत्र से प्राप्त होते खाद कहलाते। सिंपल सी बात है, अपनी जो गोबर की खाद है, नहीं गोबर, वो गोबर सड़ के जो बनता है अपना, जो देसी तरीके से बनाते हैं, वो कहलाता है आपका खाद। क्या कहलाता है वो? खाद। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, जो खेतीबाड़ी से जो कचरा बचता है अपना निकालने के बाद, ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे अपना बगदगदा हो गया, और कुल मिलाकर बातें समझ में आ गई आपको। तो खाद की परिभाषा समझ में आई कि वे सभी पदार्थ जो वनस्पति और पशुओं के मल मूत्र से प्राप्त होते हैं खाद कहलाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। सही में आगे बात नहीं है, क्योंकि ये हो गया आपका खाद। ठीक है, अब उर्वरक क्या है, उससे पहले अपन खाद के लाभ देखते हैं। लाभ, खाद से कौन कौन से लाभ है। सबसे पहली चीज है कि जो अपना गोबर का खाद होता है ना, वो मिट्टी की संरचना को ठीक करता है। दूसरी बात है कि जल धारण क्षमता बढ़ाता है, मतलब बहुत दिनों तक उसमें यदि पानी भी थोड़ा सा अपन कम डालेंगे ना, तो उसमें अपने खेत में नमी बनी रहेगी। मिट्टी को बंजर नहीं होने देगा, अपने खेतों को बंजर होने से बच जाता है। समझ में आई बात नहीं है? ये मिट्टी की संरचना को ठीक करेगा। दूसरा है कि जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, मिट्टी को बंजर होने से बचाएगा, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है। इतना हो गया, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करता है। खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है भैया, तो खाद के लाभ में आ गया, यहाँ मिट्टी की संरचना को ठीक करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यहाँ मिट्टी को बंजर होने से बचाता है। ठीक है, इतने सारे लाभ है, इनमें से कोई से भी 2-3 लाभ आपको कर लेना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है ना। समझ में आ गया? अब इससे दोष क्या है? नुकसान तो वैसे है नहीं, पर नुकसान ये है केवल कि इसका रखरखाव सुविधाजनक नहीं रहेगा, क्योंकि घोड़ा जो है उसका रखरखाव अपन सही तरीके से नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, पौधों की वृद्धि और विकास धीरे धीरे होता है। यदि आप बाजार से जो उर्वरक लाएंगे नहीं, अपन जिसको अपन उसको भी खाद कहते हैं, अपन बाजार से लाते नहीं लाते, जैसे यूरिया की बोरी हो गई
डीएपी की बोरी हो गई, तो ये वास्तव में उर्वरक है, पर अपन इसको गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद भी कहते हैं, पर वो खाद नहीं, वो क्या है, उर्वरक है। ठीक है, तो खाद रख रखाव में सुविधाजनक नहीं होगा, पौधों में वृद्धि और विकास धीरे धीरे करेगा, पौधों में वृद्धि और विकास क्या करेगा, धीरे धीरे करेगा। इसका प्रयोग से फसल में खरपतवार में वृद्धि बढ़ती है, इसके प्रयोग से क्या होगा, खरपतवार में वृद्धि बढ़ेगी। जो अपन घोड़ा की खाद डालते ना, तो उसमें आपने देखा होगा गौर से, उसमें जो तरह तरह की झाड़की होने, ठीक है, तरह तरह की पेड़ पौधे, कचरा ज्यादा हो गया था, कचरा, तो ये अपना, ठीक है, फसल में नुकसानदायक, बस ये 3 चीज रहती है बस, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, खाद से। अपन दूसरा टॉपिक क्या है अपना, उर्वरक। उर्वरक सबको पता है, यूरिया की बोरी, डीएपी की बोरी, ठीक है, सब जानते जानते, जो अपन सोसाइटी से इनसे लेते हैं, मार्केट से जो छिड़ते हैं वो। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया पदार्थ जिसे खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा या लाया जाता है, उसे अपन उर्वरक कहते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं, कि कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाला पदार्थ है। ये कहां पर तैयार होगा, प्रयोगशाला में तैयार होगा, कंपनी बनाएगी इसे, खेत में नहीं बनेगा, ना कि अपना पशुओं के गोबर से बनेगा। ठीक है, तो पदार्थ जिसे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है, जिसे उर्वरक कहते हैं। उर्वरक मानव निर्मित लवण होता है। क्या है ये, मानव निर्मित लवण, तो ये लवण ऐसा लिखा है, मानव निर्मित लवण होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, इसका उत्पादन किसमें होता है, फैक्ट्री में होता है। किसमें, फैक्ट्री में। उर्वरक को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यहाँ एक आकार बनी है, ये कुछ बिंदु बताए मैंने, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है 8th के लेवल से, कि उर्वरक क्या है बस। खाद और उर्वरक अपनी भाषा में समझ में आ गया। खाद है अपनी गोबर की खाद को बोलेंगे अपन, उर्वरक बोलेंगे डीएपी यूरिया की बोरी को, इतना तो समझ में आया। अब जो उर्वरक है, इससे लाभ क्या है, इससे लाभ ये है कि भाई साहब ये बहुत तेजी से पौधों में वृद्धि करता है। खाद की तुलना में इसे कम प्रयोग में करना पड़ता है, खाद को अपने ट्रायली से डालना पड़ता है, ट्रैक्टर ने ट्रायली 2 ही लेके जाते हैं, डालते ज्यादा मात्रा में, पर इसे बहुत कम, एक एकड़ में 2 बोरी बहुत है, तो यहाँ खाद की तुलना में कम उपयोग होता है। इसका रख रखाव सुविधाजनक है, मन चाहे फेंक दो पोटली को उठा के। ठीक है भैया, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है, तो ये इसके कुछ लाभ है। साथ में इसकी हानि भी है क्या, तो हाँ हानि भी है, ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को घटाता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाएगा। इसका अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होता है, इसके लगातार प्रयोग करने से भूमि बंजर होती है। ये मैंने आपको डिटेल तौर पे नहीं बताया, जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि मुझे आपको खाद और उर्वरक के बारे में आपको बताना था, तो मेरा मकसद था कि खाद क्या है वो समझ में आ गया होगा। मैंने शुरुआत में कहा और पिछले वीडियो में भी कहा था बच्चों, हमारा जो दिमाग है वो 10 लाइन पढ़ता है ना, 10 लाइन, ये 5 लाइन 6 लाइन यहाँ पर ही, जिसमें से 2-3 लाइन याद रहती है। ठीक है, ये सारे व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, तो भैया इसलिए मैं पूरा डिटेल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अपना टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना, क्योंकि कृषि पद्धति में अपना यहां से अपन वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए प्रयोग, ठीक है, रखने के लिए मिलाया जाता है। यहाँ पर गलत लिख दिया, जब तो कंफ्यूज हो रहा था मैं, खिलाया जाता लिख दिया बच्चों ने, मिलाया जाता है, ये आपका मिलाया जाता है। मिलाया जाता है, उन्हें अपन खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी के पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाएगा, उन्हें अपन खाद एवं उर्वरक कहेंगे। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह अपन ने बारिश में बोया, बारिश के बाद में फिर ठंड में बोती फसल, फिर गर्मी में बहुत पैदा करते गए, तो लगातार अपन उसमें फसल पैदा करते हैं, तो उसके पोषक स्तर में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करेंगे, खेतों में क्या करेंगे, खाद देंगे। यहाँ प्रक्रम
यहाँ प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपका। खाद भी बता दिया मैंने, बस इतना सा आप इसको पढ़ लेना है। मैंने पूरा डिटेल ना पढ़ाते वजह मैंने थोड़ा शॉर्टकट में उसको बता दिया कि ये खाद और उर्वरक मिलाना। अब अगला टॉपिक है इसमें अपना, ठीक है, खाद और उर्वरक में अंतर। खाद के लाभ भी हो गए आपके, देख लीजिए। ठीक है, अब खाद और उर्वरक में अंतर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है, और आता है हर साल, है ना। तो यहां से अपन बात करेंगे खाद और उर्वरक में अंतर की। तो देखिए, खाद और उर्वरक में अंतर बहुत ही सिंपल सा अंतर है और ये 100% एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शब्द यहाँ पर समझिए, खाद और उर्वरक, इन दोनों में अंतर अपन देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि खाद और उर्वरक क्या, और वैसे मैंने बता ही दिया शुरुआत में आपको आगे भी कि खाद वास्तव में क्या है। खाद है आपकी गोबर की खाद, जो हम देसी तरीके से बनाते हैं। उर्वरक क्या है कि जो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, डीएपी की बोरी, ठीक है भैया, यूरिया की बोरी, ये कहलाता है आपका उर्वरक। ये खाद नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसको अभी भी कई जगहों पर खाद ही बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, वास्तव में उर्वरक है। ठीक है, और खाद कौन है, अपनी गोबर वाली खाद है, जो जैविक तरीके से बनाई जाए, केचुआ खाद, वो खाद कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, खाद एक जैविक पदार्थ है, और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहां बनाई जाएगी, खेतों में, पर लेकिन उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाएगी और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाएगा। इसके बाद में अगला क्या है, खाद के प्रयोग से मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, और उर्वरक जो है वो जल धारण क्षमता को घटाएगा। शब्द पकड़ रहे हो कि ये जल धारण क्षमता बढ़ाएगा, ये घटाएगा। ये खेत में बनाई जाती है, ये फैक्ट्री में बनाई जाती है, ये जैविक पदार्थ है और ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, खाद में ह्यूमस अधिक होता है, ह्यूमस, ठीक है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है। तो ह्यूमस का मतलब क्या है, खाद में ह्यूमस है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं है। तो ह्यूमस का मतलब ये होता है कि मृदा में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में, यहां पर मैं लिख देता हूं, मृदा में गले सड़े जीवों के टुकड़े, ह्यूमस ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपन दे बता सकते हैं कि खाद में ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है और उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है। यहाँ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, यहाँ इसका अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। खाद के प्रयोग से क्या होती है, भूमि बंजर नहीं होती, और लगातार उर्वरक के उपयोग से भूमि बंजर हो रही है। तो बेटा ये सारी चीजें है आपकी खाद और उर्वरक में अंतर की। 3 अंतर 4 अंतर करना है, ज्यादा नहीं करना है, आपको उतना घबराना नहीं है, आराम से जितने कर सकते हो उतने कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला अपना जो कृषि पद्धति है उसमें आएगा सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के अंतर्गत अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंचाई वास्तव में क्या है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई है। मतलब अपन खेत में पानी फेरना, सीधी सी बात है, अपने खेत में क्या करना है, पानी देना है, बस वही क्या है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं के द्वारा अपन सिंचाई करते हैं, जलकूप के द्वारा सिंचाई करते हैं, तालाब के द्वारा सिंचाई करते हैं, नदियों के द्वारा, नहर के द्वारा, बांध के द्वारा। ठीक है, इन सब के द्वारा अपन जल के
स्रोत है ये जल के स्रोत है, मतलब इनके सबके द्वारा अपन सिंचाई करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों की जो जड़ है उनके द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण होगा, जिसके साथ खनिज पदार्थों और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। अच्छा, ये जो बिंदु आगे का ये किस लिए बता रहे हैं अपन, कि ये बिंदु इसलिए बता रहे हैं, केवल यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये जो है इतना टॉपिक अपने को करना है केवल। ये ठीक है, बस इतना सा कर लेना है अपने को। और इसके बाद में अपने को करना है पौधों में लगभग 90% जल होता है। ठीक है भैया, पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है, 90% जल होता है। बीच की चीज मत लिखना, भले अपने लिखो। तो सिंचाई में समझ में आ गया है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना, ठीक है, सिंचाई कहलाता है। और पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है, 90% जल होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके दो तरीके से होती है सिंचाई, एक तो पारंपरिक विधि के द्वारा और एक आधुनिक विधि के द्वारा। सिंचाई के जो पहले के तरीके, ये देखिए, पहला था ये इसका मोड, थोड़ा सा छोटा कर दो ये, ठीक है। इसके बाद में चेन पंप लगाया था ये ऐसा, फिर इसके बाद में ये ढेकली, ये ढेकली वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से देख सकते हैं रहट, ये पुराने पुराने हैं, इसमें देखिए इस तरह से रहट रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन सिंचाई के तरीके पारंपरिक, तो पारंपरिक तरीके में जाएगा मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ठीक है। सिंचाई के कौन से तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है भैया। अब सबसे पहले अपन देखेंगे मोट या घिरनी, ठीक है भैया। तो देखिए, मोट या घिरनी, कुएं में एक रस्सी तथा घिरनी की मदद से जल की निकासी कर खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि को ही मोट या घिरनी कहते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसमें देखो, यहाँ से एक रस्सी की सहायता पटक देंगे, ये जो ड्रम है बस इसको, ठीक है, यहाँ से अंदर डाला रहेगा, ये से इधर से रस्सी हचकेंगे, ये पानी अंदर ऊपर आ जाएगा, फिर इसको ढोल देंगे। पुराना तरीका है बेटा, आजकल तो इसको अपन करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुएं में से एक रस्सी तथा घिरनी की मदद से जल की निकासी करते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं, बस इसे अपन कहते हैं घिरनी या मोट। समझ में आ गया, मोट या घिरनी। अगला है चेन पंप। चेन पंप, चेन पंप क्या है, चेन पंप एक बड़ी घिरनी पर रस्सी या चेन की सहायता से, देखो बड़ी घिरनी ले लिए, यहां से देखो, यहाँ पे छोटी थी ये, यहाँ पर ये बड़ा पहिया ले लिया, पहिए को घिरनी कहेंगे। बस ये चेन, बस इसके द्वारा ये चेन के पॉकेट लगा दिए जाएंगे इस तरह से ये, और इसे अपन कहेंगे चेन पंप। एक बड़ी घिरनी पर रस्सी या चेन की सहायता से कुएं या झील आदि से जल की निकासी की जाती है। चेन पंप को मनुष्य या मवेशी या दोनों की मदद से चलाया जाता है। मनुष्य भी चलाते थे पहले और मवेशी भी चलाते थे, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया तो केवल इमेजेस समझना बस, और ज्यादा चीज ये नहीं है, समझनी है कि मोट गिरनी क्या है, चेन पंप क्या है, ये कोई परीक्षा में नहीं आया कि अंदर का पूरा लिखो डिटेल है ना, थोड़ा बहुत आता है तो मैं बता दूंगा, परीक्षा में आता है जो चीज। राहट और पूरे, देखिए मॉडल पेपर में दूंगा आपको, है ना बेटा, मॉडल पेपर जरूर करिएगा, आईएमपी पेपर, ठीक है, उन्हीं से जिनसे आपका पेपर, ठीक है, बनकर आता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल, जो चैनल है ना, ये आपके हित के लिए कार्य करता है और करता रहेगा, ठीक है। रहट, रहट क्या है, रहट आप देख सकते हैं, ये है रहट, ये, ठीक है। रहट प्रायः मवेशी या बैल, अन्य भैंस या अन्य मवेशियों की सहायता से चलाया जाएगा। रहट का उपयोग कुएं या बड़े गड्ढे से जल को
की निकासी करके खेती तक पहुंचाया जाता है। इसको आप समझ सकते हो। ढेकली क्या है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं ढेकली को। ये है ढेकली वाला सिस्टम। ये सही में आ गया आपको। ढेकली में क्या है, ढेकली की मदद से छोटे गड्ढों या तालाब से जल की निकासी की जाती है तथा जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ढेकली को मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है। ज्यादा डिटेल नहीं करना है, बस समझना है, शब्दों को समझना है। अब यदि हम बात करें सिंचाई के आधुनिक विधियों की, सिंचाई की आधुनिक विधि, तो आधुनिक विधि के अंतर्गत क्या क्या है, एक तो ड्रिप, मोटर पंप आ जाएगा। मोटर पंप समझते हैं, मोटर पंप समझते हैं जो अपन तो पनडुब्बी धरते हैं, ठीक है, जो अपन मोटर के द्वारा पानी अपने खेतों तक ले जाते हैं। तो आधुनिक विधियां निम्न है। नंबर 1 है मोटर पंप। मोटर पंप प्रायः कुएं, नलकूप आदि में स्थापित कर दी जाती है ना, बोरवेल में या फिर ठीक है आपका कुएं में डाल दी जाती है, पनडुब्बी बोल सकते हैं इसे। मोटर पंप बिजली या डीजल के ईंधन से चलाया जाता है। मोटर पंप की वजह से कम समय में मोटर पंप की वजह से कम समय कम मेहनत में, यहां से शब्द लिख दिया गड़बड़, कम समय कम मेहनत में अधिक भूमि सिंचाई की जा सकती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो यदि हम बात करें यहाँ पर सिंचाई, ये है ना, टिप के बच्चों ने जब तैयार किया तो बोल गए। समझ में आ गया। मोटर पंप यानी मोटर पंप आप लोग को सीधी सी बात है, ये पूरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मोटर पंप की इमेज आपके दिमाग में आ गई, जो ट्यूबवेल है वो। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र में क्या जाएगा, इस विधि में ठीक है ऊर्ध्व पाइप नोजल लगे होते हैं, ये छिड़काव तंत्र, ये छिड़काव तंत्र। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो इमेजेस है, ये इमेज है आपके छिड़काव तंत्र की, यानी कि स्प्रिंग पिलर की। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये फुब्बारा पद्धति अपन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फुब्बारा पद्धति कहते हैं, ऊपर ऊपर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक तरह की और पद्धति होती है जो अपन देखते हैं, जो पौधों की जड़ों में ही पानी देता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसमें पौधों की जड़ में ही पानी जाएगा ये। ठीक है, जहाँ जरूरत लगे पानी, और इसमें क्या होता है, थोड़ा व्यर्थ पानी चला जाता है, तो इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र, जो अपना फुब्बारा वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है छिड़काव तंत्र। इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के में नोजल लगे होते हैं। ये ऊर्ध्व पाइप एक मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, जिसमें मोटर पंप की सहायता से जल को भेजा जाता है और खेत में सिंचाई की जाती है। इतना हो गया। फिर अगला है अपना ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र मैंने अभी बता दिया, ड्रिप तंत्र को अंग्रेजी में ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ड्रिप तंत्र में जल को मोटर पंप की मदद से पाइपों में भेजा जाता है और इस विधि के द्वारा जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। इतनी चीजें क्लियर है। फिर अगला है खरपतवार से सुरक्षा। अगला बिंदु अपना आ जाएगा खरपतवार से सुरक्षा। जैसे अपन यहाँ पर आगे बढ़े और ये आ गया आपका खरपतवार, ये तो खरपतवार से सुरक्षा खेतों में से जो अवांछित, खेत जो है उसमें से आपके अवांछित पौधों को हटाया जाना ही खरपतवार से सुरक्षा कहलाता है। जो फालतू के ठीक है आपके पौधों में खरपतवार रहेंगे, उनको हटाना ही आपका ठीक है, उनकी हटाना ही खरपतवार की सुरक्षा है। अब वास्तव में खरपतवार क्या है? खरपतवार ये है कि जैसे सोयाबीन बोया आपने और सोयाबीन के साथ में जो घास उग गया, ठीक है, जो तरह तरह की पौधे उग गए दूसरे, वो आपके खरपतवार कहलाएंगे। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। भगवान उगाते, प्रकृति उगाती, उसे अपन थोड़ी उगाते। घास अपने आप अपनों को मजा आएगा उगाने में, ठीक है, अपन तो उन्हें और खराब करते, नष्ट करते हैं, खेत को साफ करते हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं अपन? खरपतवार कहते हैं।
इतना समझ में आ गया खरपतवार। खरपतवार के बाद में आ जाएगा आपका निराई। निराई का मतलब होता है उनको नींदना, ठीक है। निराई मतलब समझते हैं, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, ठीक है। क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर कर फसल की वृद्धि को रोकते हैं, प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं। तो आपको निराई की परिभाषा लिखनी केवल इतनी सी है ना, मैं आपको इतनी सी परिभाषा ही करनी, ज्यादा नहीं करनी है, तो आप ज्यादा लंबा चौड़ा करो भले, ये आपको इतना सा करना है बस। निराई वास्तव में क्या है, निराई क्यों आवश्यक है, तो ये क्यों आवश्यक है तो उसका प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है भैया। उत्तर आगे देखते हैं। तो खरपतवार को हटाने के तरीके सिंपल है। खरपतवार को हम कैसे हटा सकते हैं बच्चों, देखो खरपतवार को हम हटा सकते हैं कि उगाने से पहले ही खेत को अच्छी तरह जोत दे, मतलब उसमें पहले से बखर फेर दे अपन, ठीक है, उसको कल्टीवेटर कर दे। समझ में आगे नहीं आया। या फिर अपन आगे की बात करें उसमें, तो खरपतवार को फसल में उगाने के बाद हाथ तथा खुरपी की आदि की सहायता से उखाड़ दिया जाता है, या फिर अपन इसको हाथ की सहायता से उखाड़ देंगे, खुरपी की सहायता से उखाड़ देंगे। दो तरीकों के खरपतवार को हटाने के लिए। तीसरा जो है अपन उसमें खरपतवार नाशी छिड़कते हैं। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं बेटा, खरपतवार नाशी, यहीं पे शब्द इसमें जोड़ दो अपन, वहां क्यों जोड़ लिखने गए आप, ये हो गया नाशी। खरपतवार नाशी छिड़काव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक प्रकार का रासायनिक दवा होती है। खरपतवार नाशी क्या है, एक तरह की रासायनिक दवा होती है, इसके छिड़काव से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ये साफ खरपतवार नाशी, ये पंप टांग के बिल्कुल दे 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 उड़ा दो, बाल बोल दो, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका खरपतवार नाशी। तो खरपतवार को हटाने के तरीके समझ में आ गए आपको, क्या क्या तरीके हैं कि फसल को उगाने से पहले खेत को अच्छी तरह जोतने पर खरपतवार पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है खरपतवार को फसल के उगाने के बाद हाथ या खुरपी से उखाड़ दिया जाता है। तीसरा है कि उसमें रासायनिक दवा का छिड़काव करके भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। अब अगला जो टॉपिक है, खरपतवार नाशी क्या है, ठीक है। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, देखो खरपतवार नाशी उसे कहते हैं, दवाई कोई बस सीधी सी बात है, ये जो दवा है, ये दवा जो छिड़क रहे हैं नहीं भैया, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे अपन, खरपतवार नाशी। इन दवा जैसे चारे की दवा हो गई, इल्ली की दवा हो गई, बस वही खरपतवार नाशी। रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किए जा सकते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। किसे कहते हैं खरपतवार नाशी, कि रासायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किए जा सकते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे खेती में इनका छिड़काव किया जाता है, जैसे क्या किया जाता है, खेती में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार ठीक है, इनका खेती में इनका छिड़काव किया जाता है और खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता के अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो खरपतवार नाशी की परिभाषा आती है ना, ये फुब्बारे की सहायता से इसको अपन छेड़ेंगे। इतनी समझ में आया, केवल परिभाषा इतनी मैंने पूरा डिटेल अच्छे से लिख लिया है, केवल एक खरपतवार नाशी किसे कहेंगे ये अपने को करना है। अगला बिंदु है अपना कटाई। कटाई किसे कहते हैं, जब खेतों में फसल पूरी तरह पक जाती है, जब खेतों में फसल क्या करेगी, पूरी तरह पक जाएगी, तो उसे उखाड़ लिया जाता है, या फिर ये पक गई फसल तो भैया दांतला ले गए बिल्कुल दे 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 उड़ा दो, है ना। तो जब खेतों में फसल पूरी तरह पक जाती है तो उसे उखाड़ लिया जाता है या उसे धरातल के पास से काट लिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। कटाई समझ में आई किसे कहेंगे कटाई, कि जब फसल को पूरी तरह पक जाएगी तो उसे क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे या फिर काट लेंगे,
ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कटाई कहते हैं। या फिर फसल को पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो इतनी बड़ी भाषा में आप लिख सकते हैं कि कटाई क्या है, फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाती है। अगला है अब हार्वेस्टर। हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर क्या है, जब फसल पक जाए, तैयार हो जाए, तो उसे मशीन की सहायता से काटा जाता है, जिसे अपन हार्वेस्टर कहते हैं। ये हो गई हार्वेस्टर। अब इसमें कंबाइन है, इसमें बगदे की सुविधा भी, दाने की सुविधा भी, ठीक है इसे, ठीक है भैया। तो थ्रेसिंग किसे कहेंगे, ठीक है भैया, थ्रेसिंग कटी गई फसल को से बीजों या दानों को अलग करना ही क्या कहलाता है, अपना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग को अपन गांव की भाषा में कहते हैं थ्रेसर, जो हड़म्बा बोलते नहीं, हड़म्बा, बस वो हड़म्बा यही है, थ्रेसिंग ही है। क्या है वो, थ्रेसिंग, हड़म्बा। तो काटी गई फसल से बीजों या दानों के भूसे को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का कार्य क्या होता है, थ्रेसिंग का कार्य जिस मशीन के द्वारा किया जाता है उसे थ्रेसर कहते हैं। थ्रेसिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसर के द्वारा होगा। जो हड़म्बा है वो थ्रेसर कहलाएगी और वो जो काम करेगी वो थ्रेसिंग कहलाएगा। कंबाइन मशीन, कंबाइन मशीन को ही अपन कहते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मतलब वो काट भी देगी और अपना, ठीक है, दाने को भी अलग कर देगी, तो कंबाइन मशीन है, ठीक है, हार्वेस्टर कंबाइन। तो हार्वेस्टर और कंबाइन का, हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप कंबाइन कहलाता है। इसे कंबाइन हार्वेस्टर भी कहते हैं। सही में आगे बात, इसे क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर भी कहते हैं। अब दूसरा जो शब्द है अपना है वहां पर है विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग क्या है, अनाज के दानों को, ये विनोइंग की प्रक्रिया है, फटकने की विधि है। मतलब इससे क्या करें, अपना अलग अलग कर लेंगे, दानों को अलग कर लेंगे, भूसे को अलग कर लेंगे। तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए फटकने की विधि को ही अपन कहते हैं विनोइंग। ठीक है भैया, समझ में आ गया। भंडारण, भंडारण बहुत ही सिंपल है। भंडारण के लिए आप क्या करेंगे, यहां से आपको, ठीक है, ये यहां से पढ़ेंगे भंडारण। उत्पाद का भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से निशान लगा दिया, ताजे से लगा के यहाँ तक, ठीक है बच्चों। बस इसके बाद में आपका खत्म हो गया है, ठीक है। भंडारण के अलावा बस आपका खत्म हो चुका है पार्ट ही, ठीक है। बस अब आपका जो आएगा वो अपन देखेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं भंडारण के बारे में, यदि आप देखना भी चाहे तो ये पढ़ लोगे ना, तो भंडारण किसे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर से मैंने सिंपल सा देख लिया आपके लिए भंडारण वाला, कि फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहे तथा सूक्ष्म जीवों से बचाकर सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। ये आ जाएगा आपका साइलो। आगे जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये साइलो है, ठीक है। तो ये साइलो के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा कम समय में जानकारी मिल जाए, है ना, कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, वीडियो बहुत लंबा होना। जंतुम भोजन अंतिम है, ये जंतुम भोजन के बारे में यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये क्या किया मैंने, केवल भंडारण इतना लिख लोगे, इसके बाद में जंतुम भोजन इतना हो गया, और ये अंतिम वाला ये बस खत्म, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपका जो अध्याय 1 है, ये अध्याय 1, इसके पूरा नोट्स के जरिए, ये देखिए नोट्स के जरिए मैंने आपको है ना पूरे के पूरे बता दिए हैं, ठीक है, समझा दिया है। और इसके बाद में बेटा सब कुछ कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद में 8 ग्रेड के जो भी है चैप्टर 1 के वो सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर आप पहली बार होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।